अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। दो सूबों केपी और बलूचिस्तान में सख्त सिक्योरिटी सूरत हाल, बदअमनी के पैदर पे वाकयात और इन वाकयात पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस लिया जाना, एक आला सतही इजलास बुलाना, दो सूबों में इलेक्शंस मुलतवी होने की खबरों का गर्दिश करना। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन में होने वाले इस इजलास में इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी को कराने का फैसला ले लिया गया है। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने की। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन डॉक्टर आसिफ हुसैन और इलेक्शन कमीशन के आला हुक्काम, निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज, सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी, बलोचिस्तान और केपी के चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज ने शिरकत की। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदे भी इजलास में शरीक हुए। वजीर दाखिला गौहर एजाज ने इलेक्शन कमीशन को बलोचिस्तान और केपी में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बलोचिस्तान और केपी में अमन अमान से मुतालिक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के सामने रखी गई। निगरान वजीर दाखिला ने कहा कि बलोचिस्तान और केपी खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी के वाकयात डराने के लिए गए हैं। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात से मुताल्लिक किसी के जहन में कोई अबहाम नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत हर हाल में इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएंगे और 8 फरवरी को हर सूरत इंतखाबात होंगे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने भी मुकर्ररा वक्त पर हर सूरत इलेक्शन कराने की यकीन दहानी कराई। दूसरी जानिब गुज़श्ता कई रोज से केपी और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन बरकरार है। कल के वाकयात के बाद आज भी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 2 से ज़ायद वाकयात रूनुमा हुए। कोयटा में सीपैक रोड पर धमाके से एक शख्स जाबहक हुआ। बलूचिस्तान के इलाके जाफराबाद में भी शरपसंदों की जानिब से दस्ती बम हमला किया गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद मामूली जख्मी हुए। जख्मियों को सिविल अस्पताल डेरा अला यार मुंतकिल कर दिया गया है। रात गए नामालूम अफराद ने कोयटा के शालकोट थाने पर भी दस्ती बम फेंका और फरार हुए। दस्ती बम थाने के अंदर गिरकर जोरदार धमाका हुआ, जिससे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI रजा मोहम्मद मामूली जख्मी हुए थे। गुज़श्ता रोज केपी के जिला बाजोड़ में नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग से कौमी असम्बली का एक उम्मीदवार जाबहक हुआ, जबकि 4 दीगर अफराद जख्मी हो गए। इसके अलावा एक रोज कबल तहरीक इंसाफ की रैली के दौरान धमाके में 4 अफराद जाबहक और 5 जख्मी हो गए थे। इससे एक दिन कबल बलूचिस्तान के जिला बोलान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मच जेल पर कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA के दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया था। इसी सिक्योरिटी सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन का इजलास बुलाया गया था, जिसमें अब हर सूरत इंतखाबात 8 फरवरी ही को कराने का फैसला किया गया है। सियासी जमातों की जानिब से दहशतगर्दी की मजम्मत की जा रही है, लेकिन इलेक्शन हर सूरत 8 फरवरी को मुनक्किद कराने पर जोर दिया जा रहा है। आज खुशदार में जलसा आम से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमारी जमात एक बार फिर दहशतगर्दों के निशान, वो समझते हैं कि ये तो बच्चा है, खौफजदा होकर पीछे हट जाएगा। ये उनकी भूल है। PP शहीदों की, गैरतमंदों की जमात है जो किसी दहशतगर्द के सामने झुकती नहीं है। जानता हूं कि कुछ कुव्वतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निशाना बनाए हुए हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात बलूचिस्तान का हुकूमत बनाए, वफाक में हुकूमत बनाए। तमाम कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए तैयार है, मगर अपने अवाम के हक पे सौदा नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 फरवरी को इलेक्शन हर सूरत कराने का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन अभी खदशा है कि बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ हल्कों में इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पहले ही इलेक्शन कौमी असम्बली के हल्का NA 8 बाजोड़, KP की नशिस्तों PK 22 और PK 91 पर मुलतवी किए। बाजोड़ में आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब खान के कत्ल के बाद कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन मुलतवी किए गए। PK 91 कोहाट में उम्मीदवार के इंतकाल की वजह से इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ज़राए का कहना है कि बैलेट पेपर्स की कमी के बायस PP 32 गुजरात और PP 150 लाहौर के साथ साथ कौमी असम्बली के 4 और सूबाई असम्बली के 2 हल्कों के इंतखाबात मौखर होने का खदशा मौजूद है। सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अम्मार मसूद साहब ने भी ज्वाइन किया है। अम्मार साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहीं पर ये रूमर्स थी, ये बाज़ सुनाई दे रही थी कि केपी और बलूचिस्तान 2 सूबे जो दहशतगर्दी की जद में है, यहाँ मुतादिद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पहले तो ये कहा गया कि 2 सूबों के अंदर इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं, लेकिन फिर बाद में मुतादिद कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर इंतखाबात मुलतवी होने की खबर भी सामने आई। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इजलास में फैसला ले लिया गया है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। 262वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस गुज़श्ता रोज़ हुई। आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ा गैर मामूली फैसला किया गया है। क्या देख रहे हैं, क्या अब भी कोई अभाव मौजूद है? देखिए, ये तो पाकिस्तान में कभी भी नहीं कहा जा सकता कि प्रोसेस स्मूथली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से बिल्कुल स्टेटमेंट वाजे, इलेक्शन 8 फरवरी को ही हो रहे हैं। अच्छा, जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी हमें यही इंदिया मिल रहा है, अदालतों की तरफ से भी हमें यही इंदिया मिल रहा है। काजी फाइज ईसा ने भी ये बात वाजे कर दी हुई है और सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात वाजे हो गई है। मुझे ये समझ नहीं आ रही है इबहाम
क्यों पैदा किया जा रहा है, ये बातें कहाँ से आ रही है। दहशतगर्दी का अगर ये सवाल है, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में कब ऐसे हालात रहे हैं कि जब दहशतगर्दी के अंधोनाक वाकयात, अफसोसनाक वाकयात ना होते। अगर हम इन वाकयात के रुकने का इंतजार करें तो हो सकता है कि पाकिस्तान में कभी इलेक्शन ना हो। इलेक्शन करवाना ही इसलिए ज़रूरी है कि ये कोई मुंतखब हुकूमत आए और आकर इन वाकयात की रोकथाम करे। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो ये वाकयात बढ़ते रहेंगे, हम अपना सर पीटते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में अब चंद दिनों की बात है, अब तो 7 दिन रह गए हैं टोटल, बल्कि 6 दिन रह गए हैं। हर इदारे की तरफ से जो कि सिलसिले में मैटर करता है, ये बात वाज़े तौर पर पूरी तरह क्लैरिटी के साथ, सराहत के साथ आ चुकी है कि भाई इलेक्शन अपने मुअय्यना वक्त के मुताबिक हो रहे हैं। तो दिस इज नाउ राइटिंग ऑन द वॉल, नविश्ता दीवार है कि इलेक्शंस चारों सूबों में यकसा एतबार से हो रहे हैं, 8 फरवरी को ही हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एलामिया ने ये वाजे कर दिया है। अच्छा अमार साहब, ये बताइएगा कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा था, पहले तो तहरीक इंसाफ के था, उसके बाद सब पॉलिटिकल पार्टीज ने कमोबेश लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, लेकिन अभी दिखाई दे रहा है 2018 से पहले एक पॉलिटिकल पार्टी को और उसके कायद को एलियनेट करने की कोशिश की गई। अब तहरीक इंसाफ जो है वो ऐसा तासुर देती है कि उनको दीवार से लगाया जा रहा है। तो इलेक्शंस तो हो जाएंगे, इसके बाद क्या होगा? अच्छा देखिए, मुझे बहुत हैरत होती है जब लोग 2018 को और 2024 को कंपेयर करते हैं। दोनों सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। वो इस वजह से मुख्तलिफ है कि उस जमाने में किसी की 2018 में किसी की हक तलफी हुई थी, किसी के साथ नाइंसाफी हुई थी, किसी का हक छीना गया था, किसी पे जुल्म किया गया था, किसी पे जबर किया गया था। अब सिचुएशन ये है कि अब किसी के साथ इंसाफ हो रहा है। अब किसी ने जो जुर्म किया है उसकी सजा मिल रही है। अब जो किसी ने झूठ बोला था उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा रहा है। अब जो धोखा दिया गया था उसको आईना दिखाया जा रहा है। ये सूरत हाल। लेकिन हमारे साथ 2018 में जब नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ या मरियम बीबी जेल गई, तो उस वक्त जो उनके पॉलिटिकल अपोनेंट थे वो भी यही कह रहे थे कि अब एहतसाब हो रहा है और एहतसाब के साथ ही मुल्क आगे बढ़ेगा। तो उस वक्त वो इसको एहतसाब का नाम देते थे। आज आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई के साथ या बानी चेयरमैन पीटीआई के साथ या उनकी अहलिया के साथ अब जो हो रहा है वो इंसाफ हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं इसको बिल्कुल उसी तरह समझता हूं। मेरे ख्याल में जो उस वक्त हुआ वो हक तलफी हुई थी। या अगर आप इस बात को बिटवीन द लाइंस अगर करना चाहते हैं, इस बात को अलामती अंदाज में करना चाह रहे हैं, तो इस बात को इस तरह किया जा सकता है कि सिस्टम ने एक अंगड़ाई ली है। सिस्टम ने वो जो ज्यादती 2018 में की थी अब उसको दुरुस्त करने की एक कोशिश की जा रही है। वो जो ज्यादती की गई थी उस ज्यादती को रफा करने की कोशिश की है। वो जो बेइंसाफी की गई थी 2018 में उसको अब इंसाफ में बदल। लेकिन हमारे साहब सिस्टम का इन्फ्लुएंस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ नहीं गया? नहीं, सिस्टम का इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ा। अब देखिए ना, एक गलती हुई थी, वो गलती दुरुस्त की जा रही है। एक शख्स जो शदीद तरीन नाअहल शख्स था, इसके अंदर ना कैपेसिटी थी ना उसके अंदर एबिलिटी थी, उस शख्स को लाडला बनाकर पेश किया गया। उस शख्स के हाथ अनाने हुकूमत दे दी गई और उसने 3-3.5 साल के अंदर अपने लाने वालों को, इस मुल्क की मईशत को, हमारे खारजा ताल्लुकात को, पॉलिटिकल सिस्टम को, सोशल सिस्टम को, जुडिशियल सिस्टम को, हर चीज को तबाह बर्बाद करके रख दिया। अब देखिए ना हमारे साहब, अब जो लाने वाले थे वही निकालने वाले हैं। अब लाने वालों ने तो गलती कर दी, बट डोंट यू थिंक कि उनकी इनकॉम्पिटेंसी, उनकी मिसमैनेजमेंट, उनकी बैड गवर्नेंस, ये जो कुछ मुल्क के साथ खारजा महाज पे जैसे आप कह रहे हैं, अब इसका फैसला आवाम को करने देते तो ज्यादा बेहतर होता? मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। बड़ा सादा सा सवाल है। देखिए, अब एक छोटा सा मामला ले लीजिए कि अगर इनकी इनकॉम्पिटेंसी पे आवाम को फैसला करने दिया जाता है। साइफर का मामला था ना, अभी आपने उसकी सारी प्रोसीडिंग देखी, सारे गवाहान के बयानात सुने। आप सहाफ़ी हैं, यकीनन आपने सुहेल महमूद के बयान को भी देखा, फैसल तिरमिज़ी के बयान को भी सुना होगा, असद मजीद के बयान को भी सुना होगा। उन तीनों बयानात में जो वो अदालत आलिया के सामने पेश कर रहे हैं, एक चीज मुश्तरक थी। उन्होंने कहा कि भाई इसमें साजिश का उन्सुर कोई नहीं था।
दूसरी बात उसमें ये कही कि भाई इससे पाकिस्तान और अमेरिका के खारजा ताल्लुकात पे बहुत बुरी तरह जख्म पहुंची है, बहुत नुकसान पहुंचा है। तो एक शख्स जो अपने जाती मफाद के लिए, अपने जाती फायदे के लिए, अपनी हुकूमत बचाने के लिए पाकिस्तान को इस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, तो क्या आप उस लम्हे का इंतजार करेंगे कि जब वो पाकिस्तान को उस हद तक ले जाए कि जहां खुदा न खास्ता नाकाबिले तलाफी नुकसान हो जाए? फिर दूसरी बात यह है कि रियासत को अंगड़ाई रियासत ने कब ली, रियासत की आंखें कब खुली? रियासत ने बिल्कुल लाडला बनाया है, जब बहुत नुकसान हो गया। बात सुन लीजिए, रियासत को ख्वाब गफलत से कब जागी? जब 9 मई का वाकया हुआ। देखिए, बहुत प्यार किया गया इमरान खान को, बहुत लाड उठाए गए, लेकिन जब आप कोर कमांडर हाउस पे हमला करेंगे, जब आप जीएचक्यू पर डंडा बरदार जत्थे लेकर आ जाएंगे, ये दोनों बातें बर्दाश्त हो सकती हैं, हालांकि किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। अच्छा, देखिए ना, हैविंग सेड दैट, अमर साहब, रिटर्न ऑफ नवाज शरीफ तो हुआ, अब इसके बाद रिटर्न ऑफ आईके या रिटर्न ऑफ बानी पीटीआई आप देखते हैं आप? क्योंकि हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, निकाला तो जाता है, उसके बाद फिर रिटर्न होता है, तो यहाँ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गया मामला फिर? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, एक जमाने में जब डॉन लीग्स हुई, उस वक्त रियासत ने कहा कि नवाज शरीफ का मुस्तकबिल कोई नहीं है सियासत में। जब ज़िया-उल हक साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल कोई नहीं है, वापस आए। फिर उसके बाद मुशर्रफ ने कहा कि नवाज शरीफ का मुस्तकबिल कोई नहीं है, वापस आए। इमरान खान का वापस आना नामुमकिन है, इसलिए कि मैंने आपको कहा कि देखिए, अगर इमरान खान का जुर्म सिर्फ सियासी नौइयत का होता तो फिर तो माफ किया जा सकता था। इमरान खान ने अस्करी नौइयत का जुर्म होता, उन्होंने जीएचक्यू पर हमला किया होता, उन्होंने वो जो है कोर कमांडर हाउस पे हमला किया होता, ये भी माफ किया जा सकता। अच्छा, यानी रियासत के यहाँ इस मामले पर कोई नरमी नहीं है। अब मुझे बताइएगा कि गुज़श्ता रोज़ से एक ज़ाहिर है, इसको बाज़गश्त कहें, कयास आराई करें, अफवाह कहें, वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर भी है कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी अडियाला जेल में डाली गई, उसके बाद उनको हाउस अरेस्ट करने का फैसला हुआ बनी गाला के अंदर। क्या इसमें भी कोई डील है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ है, कोई एंगेजमेंट है? ये डील अगर है तो बुशरा बीबी की जानिब से है और तो किसी की जानिब से नहीं है। मुझे याद, मैं आपको बताऊं कि मुझे उस ज़माने में जब मोहतरमा मरियम नवाज जेल में थी, अडियाला जेल में, मुझे उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ और बहुत सारे लोग मौजूद थे, तो मैं भी उन लोगों में था जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मिलने गया। तो जो हालात वहाँ पर थे, तो मच्छरों से भरा हुआ कमरा, और जाहिर है मरियम नवाज वगैरह ऐसे माहौल में नहीं पले हुए, और उन्हें ये पता था कि वो मुकदमे बेबुनियाद हैं जिनका आज सबूत मिल गया। जो लोग आते थे इनको मिलने, वो धाड़े मार मार के रोते थे कि मियाँ साहब और बीबी साहिबा, आप जो है यहाँ पर कैद हैं, और ये उनको तसल्ली देते थे। एक लम्हे के लिए भी किसी कमजोरी का, किसी तासुफ का इजहार इनके जानिब से नहीं होता था। बाद में मरियम नवाज ने कई दफ़ा अपनी तकारीर में बताया कि किस तरह जो है इनके कमरे के अंदर कैमरे लगाए गए, बाथरूम के अंदर, एक खातून के बाथरूम के अंदर कैमरे लगाए गए। रात को 12 बजे के करीब जब कोई भी खातून शब ख्वाबी के लिबास में होती है, उस वक्त 12-12 लोग इनके कमरे में घुस गए और इनकी उस लिबास में तस्वीरें बनाते रहे और धमकियां देते रहे कि ये वाली वीडियोस हम जो है वायरल कर देंगे। तो इन्होंने इस सब का मुकाबला किया। अब दूसरी जानिब नारे तो ये हैं कि हम टैंकों के आगे लेट जाएंगे, और नारे तो ये हैं कि उसके ऊपर बेटा गद्दारी के फतवे लगा दो, उसके ऊपर गद्दारी के फतवे लगा दो। जब अपनी बारी आई है तो हाउस अरेस्ट होना, और वो भी 300 कनाल के महल के अंदर। तो ये जरा उस इनकलाबी सोच नहीं, लेकिन अगर डील हुई है तो किसकी जानिब से, किसके साथ हुई है, और अगर होना ही है तो क्या आने वाले दिनों में भी हो सकती है? मुझे इसके बारे में बिल्कुल एहसास इल्म नहीं है कि ये डील किसके साथ हो सकती है, लेकिन ये बहरहाल पीटीआई के नजरिए को या जिस सोच पे वो चल रहे हैं उसको बहरहाल ये कमजोर जरूर कर रही है बात। और आपने देखा होगा कि उनके जो पॉलिटिकल अपोनेंट हैं, जिसमें पीटीआई, पीएमएलएन है और पीपल्स पार्टी है, वो हर रोज इसका फायदा उठा रहे हैं, हर जलसे में इसका तस्करा जरूर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
तहरीक इंसाफ एक बार फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आती है। पीटीआई का कल एक आला सतही इजलास हुआ जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आम इंतखाबात से कबल कराने का फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कलअदम करार दिए जाने के लिए इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखने के बाद पीटीआई ने अब दोबारा पार्टी के अंदर इंतखाबात कराने का फैसला कर लिया है, जिसका बज़ाहिर मकसद पार्टी और अपने आज़ाद उम्मीदवारों की जीत के बाद पार्टी से वाबस्तगी को बरकरार रखना महसूस होता है। इसके अलावा पीटीआई की इन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को इंतखाबात के बाद मखसूस नशिस्तों के हुसूल की कोशिश भी करार दिया जा सकता है। गुज़श्ता रोज़ी तहरीक इंसाफ की जनरल बॉडी का इजलास हुआ जिसमें एक हफ्ते के दौरान इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने के अज़्म का इजहार किया गया था। जनरल बॉडी इजलास में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए रऊफ हसन को तहरीक इंसाफ का वफाकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जबकि इसी इजलास में जो उमर अयूब हैं उनको चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया गया है। 31 जनवरी 2024 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राब्ता ऐप मेंबरान इस इलेक्शन लड़ने के अहल होंगे और वोट डालने के लिए अहल होंगे, जिसके बाद आज तहरीक इंसाफ के नामजद करदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने का शेड्यूल जारी किया है। पीटीआई की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी बरोज़ पीर मुनक्किद होंगे। कागजात नामजदगी 1 फरवरी से 2 फरवरी 2024 तक तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट या वेबसाइट से हासिल किए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 2 फरवरी 2024 की रात 10 बजे तक होगी। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी मरकजी और सूबाई सेक्रेटेरिएट्स और डिजिटली बजरिया ईमेल भी जमा करा सकेंगे। इलेक्शन के तफसीली तरीक़ाकार की वजाहत इलेक्शन रूल्स 2020 में मौजूद है, जो वेबसाइट और राब्ता ऐप पर दस्तियाब है और एलामिया के मुताबिक पोलिंग का वक्त 5 फरवरी बरोज़ पीर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इलेक्शन के मकामात और एपलेट ट्राइब्यूनल की तारीख का ऐलान 1 फरवरी 2024 को किया जाएगा, यानी आज किया जाएगा। और पीटीआई के एलामिये में मजीद बताया गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल 3 फरवरी 2024 को होगा। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की सूरत में एतराज़ात से जमा कराने का वक्त 3 फरवरी 2024 रात 10 बजे तक होगा। एलामिया के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा लेने वाले तमाम फाइनल पैनल्स की फहरिस्तें 4 फरवरी की शाम 4 बजे वेबसाइट पर शाया की जाएगी और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के नताइज बाज़ाब्ता 6 फरवरी 2022 बरोज़ मंगल को जारी किए जाएंगे। इस बारे में बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकबर एस बाबर साहब ने में ज्वाइन। अकबर एस बाबर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अकबर साहब, पेशतर इससे कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्रुप ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस 5 फरवरी को कराने का इंदिया दे दिया। देखिए, बड़ा अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि एक ऐसी जो डिफंक्ट की क्यादत है जो गैर कानूनी तौर पर पीटीआई के काबिज है, शायद ये इसकी आखिरी कोशिश है कि किसी तरह से एक और फ्रॉडुलेंट इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जरिए पार्टी पे कब्जा कर सकें। जाहिर है, हमने 25 जनवरी को एक इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी जिसमें फाउंडिंग मेंबर्स और फॉर्मर ऑफिस बेरर पार्टी के आए। तो हमने ये करारदाद में पास की थी कि अब इस कागज के नीचे कोई नया इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक और कुछ फ्रॉड हम हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। और हमारी कोशिश तो यही कि अफवाम और तफसील से आइंदा के लिए एक ट्रांजिशन प्लान हो सके। क्योंकि देखिए, जब इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला दिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे, जो कि 22 दिसंबर को, और उसके बाद 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसले की तस्दीक की, तो उसके बाद जो तमाम पीटीआई की क्यादत है ये कलअदम हो गई और मुकम्मल तौर पे ये इलीगल है किस सौदे के लिए। तो इन्होंने फिर एक नया ढोंग रचाया कि एक जनरल बॉडी मीटिंग टाइम पे कोई लेटर जारी किया और फिर ये तमाम कार्रवाई की। ये कंप्लीट लीगल वॉइड में ये फिर एक और पार्ट इनैक्ट करना चाहते हैं और इसमें ऑलरेडी बड़ी मेजर इलीगैलिटी कमिट हो चुकी है। मैं तफसील में इसलिए नहीं जाता। नहीं, लेकिन अकबर साहब, उन्हीं इलीगैलिटीज को रेक्टिफाई करने के लिए तो उन्होंने ये स्टेप लिया है कि अब जो ज़ाब्ते की कार्रवाई बनती है उसके तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए जाए। अब अगर ये इनिशिएटिव ले लिया गया और आप भी ये चाहते हैं कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो किया जाए, और अगर वो चाहते हैं कि इसको कर लिया जाए, तो फिर इसमें क्या बरबाने हैं? देखिए, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ना, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तय करेगा। और क्योंकि एक कंप्लीट लीगल वॉइड था, जिसके नतीजे में फिर हमने ये एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसकी करारदाद भी मंजूर हुई थी, जिसमें और भी बहुत सारी चीजें थी। मतलब इस वक्त जो पीटीआई के जो बैंक अकाउंट
इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो जो भी ऑफिस बेरर इसको ऑपरेट कर रहा है वो इलीगल है और उसमें मिसयूज और अनऑथराइज्ड यूज का बड़ा है। तो काउंसिल से ये भी मुतालबा किया था कि इलेक्शन कमीशन तमाम बैंकों को डायरेक्ट करे उनके अकाउंट फ्रीज करिए। देखिए, इस वक्त जो करने का काम है वो ये है कि अब ये मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन में जाएगा और इलेक्शन कमीशन जो है क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी है, अब वो डिसाइड करेगा कि ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है ये कैसे होगा, कौन लोग इस पार्टी को मैनेज करेंगे, कैसे इंटर पार्टी इलेक्शंस को दोबारा करवाया जाएगा और अंडर द लॉ तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाएंगी और फिर उसके बाद जो है जो मामलात है वो नॉर्मलिटी की तरफ जाएंगे। लेकिन ये जो यकतरफा किस्म का जो इन्होंने अमल अपना कब्जा करने के लिए एक टोटली डिफरेंट लीडरशिप, ये हरगिज कबूल नहीं है। ये मेजर इलीगैलिटीज ऑलरेडी कमिट हो चुकी हैं। हम आने वाले चंद दिनों में, एक दो दिनों में नहीं, लेकिन फिर अकबर साहब ना तो फिर आप जैसे आप कह रहे हैं उसके मुताबिक तो ना आप अहल है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए और ना ये ग्रुप अहल है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए, तो फिर किन बेसिस के ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा? वैसे तो मुझे समझ नहीं आता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे बताएगा कि ये लोग इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा सकते हैं, ये मजाज अथॉरिटी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्योंकि ये पहली दफा तो नहीं हुआ ना, पिछले 2 सालों से इन्होंने 2 से 3 दफा एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पे एक फ्रॉडुलेंट इलेक्शन करवाए, तो साबित हो चुके हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो अब 6 फरवरी को होने जा रहे हैं और पीटीआई की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है कि इंतखाबात से 2 रोज कबल इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होंगे, तो क्या वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी खिलाफ ज़ाब्ता होंगे और उनको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अल्टीमेटली कलअदम करार दे देगा? देखिए, मुकम्मल तौर पे एक कलअदम की आदत है और इसके पास किसी किस्म का कोई अंदाज में वो ये इंटर पार्टी इलेक्शन कराने निकले हैं और ऑलरेडी उन्होंने जो इक़दाम किए हैं वो मुकम्मल तौर पे गैर कानूनी है और गैर आईनी है पाकिस्तान तहरीक के मुताबिक। तो यकीनन हम इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन देखिए ये 1-2 साल से चल रहा है कि ये कब्जा ग्रुप चाहता है कि इस पार्टी पे कब्जा करे। हमने पार्टी को वर्करों के हवाले कर रहे हैं, हमने उनके आईनी हकूक। सर लास्टली एंड वेरी क्विकली मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी जो इंस्ट्रक्शंस पास ऑन हुई उसमें कहा गया कि पीटीआई के वो मेंबर्स जो अदालती अहकामात के ऊपर मेंबरशिप जाहिर करते हैं उनको अपनी मेंबरशिप के जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं वो रखने पड़ेंगे, यानी इशारा असल में दूसरे अल्फाज में आपकी तरफ था, तो इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? ये अब जल्दबाजी में कि फरवरी 8 से पहले एक और कार्रवाई इलेक्शन कमीशन में जमा कराए के अगर कोई आजाद उम्मीदवार जो पीटीआई का है वो दोबारा पीटीआई आ जाए, ये उसकी है। शुक्रिया अकबर इस बाबर साहब आपके वक्त के लिए। गुज़श्ता 2 रोज में 2 फैसले, पहले रियासती राज अफशा करने पर 10 साल की सजा और फिर बदउनवानी पर 14 साल की सजा। पहले उनके करीब तरीन साथी और फिर उनकी शरीके हयात को भी सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया है, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म की मुश्किलात अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि इद्दत में निकाह केस पर भी उन पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। रिलीफ हासिल करने के लिए दी गई दरखास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुस्तरद हो चुकी है। इसके अलावा सानिया 9 मई से मुतालिक 6 केसेस की समाअत अब अडियाला जेल होगी, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। शाहमूद कुरैशी भी इन्हीं 6 केसेस में मुल्जिम नामजद है, इसलिए उनके केसेस की समाअत भी बानी पीटीआई के हमरा अडियाला जेल में होगी। इंतजामिया ने नोटिफिकेशन के जरिए तमाम थानों के SHOs और तफ्तीशी अफसरान को भी जेल ट्रायल के नोटिस जारी कर दिए हैं। 9 मई मुकदमात के तमाम मुल्जिमान को 6 फरवरी से अडियाला जेल आने का हुक्म भी दे दिया गया है। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना से मुतालिक एक और केस बानी तहरीक इंसाफ के लिए दर्द-ए-सर है। गुज़श्ता रोज जब बुशरा बीबी की अडियाला जेल से गिरफ्तारी हुई तो शाम गए उन्हें जेल इंतजामिया की जानिब से बनी गाला मुंतकिल किया गया। बनी गाला बानी तहरीक इंसाफ के घर को ही सब जेल करार दिया गया और इस घर का सारा इंतजाम भी जेल हुक्काम ने संभाल लिया। बुशरा बीबी को जेल की बजाय बनी गाला में हाउस अरेस्ट करने को तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालिफिन लाडलेपन से तशबीह दे रहे हैं। मरियम नवाज ने आज सवात जलसे में खिताब में इस अमल को तनकीद का निशाना बनाया। बानी तहरीक इंसाफ के बच्चों का मुकद्दर अगर लंदन है तो फिर केपी के बच्चों का मुकद्दर जेल क्यों है? मुझे भी अडियाला की बजाय सहाला रेस्ट हाउस शिफ्ट करने की ऑफर दी गई, मगर मैंने मना कर दिया था। आज को भी ऑफर हुई थी कि आप अडियाला की बजाय सहाला रेस्ट हाउस शिफ्ट हो जाएं। मैंने कहा नहीं, मैं अगर जेल जाऊंगी तो अब नवाज शरीफ के साथ जाऊंगी, मैं किसी रेस्ट हाउस में नहीं जाऊंगी।
फिर अडयाला जेल में उन्होंने कहा कि अगर आप कागज पे लिख कर दे दें मुझे बी क्लास दी जाए तो हम आपको बी क्लास की सहूलतें दे देंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे बी क्लास की सहूलतें नहीं चाहिए, मैं आम कैदियों की तरह यहां पर रहूंगी। मुस्लिम लीग नून की दीगर लीडरशिप की जानिब से भी बुशरा बीबी को बनी गाला शिफ्ट करने पर तनकीद की जा रही है। खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कौन सी सहूलत उनके पास नहीं है, जिनके पास जेलें भी 5 स्टार हैं, जिसकी घर वाली यानी है तो चोर, लेकिन चोरों के लिए अगर आपने 300-300 के घर के जो महल हैं वो उसको जेल करार देना है तो सजा देने की जरूरत ही नहीं थी। भाई चोरी की है आपने अरबों के हीरों के हार की, 300 कनाल के घर में उसको जाके उसको सब जेल करार दिया गया। सियासी मुखालिफिन के बरक्स तहरीक इंसाफ के रहनुमा समझते हैं कि बुशरा बीबी को बनी गाला शिफ्ट करने में किसी का कोई हाथ नहीं। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सीधी यहां आई और अपनी गिरफ्तारी पेश कर दी। इसके बाद उस हुकूमत का फैसला है कि उन्हें सब जेल करार दिया गया है और वहां ले गए और इसमें बुशरा बीबी का कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ 2 केसेस में सजा सुनाए जाने के बाद से तफसीली फैसलों के इंतजार में थी ताकि इन सजाओं को चैलेंज किया जा सके। इसलिए तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दर कटाया, लेकिन इससे कबल ही आज सुबह साइफर केस का 77 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया गया। 77 सफ़ात और 20 फाइंडिंग्स पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में जज ने लिखा कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने जानबूझकर झूठ बोला। आजम खान का बयान सच्चाई पर मबनी था जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने सरकारी वकील के साथ बदतमीजी की और फाइलें फेंकी। तहरीरी फैसले में बताया गया कि केस साइफर से मुताल्लिक है जो वजारत खारजा को वाशिंगटन से मौसूल हुआ। प्रोसिक्यूशन ने न सिर्फ गवाहान बल्कि दस्तावेजात पर मबनी सबूत भी पेश किए। फैसले में कहा गया कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकील ने कानून का मजाक बनाया। साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा से ऐसे रवैये और ताखीरी हरबों की तवक्कुआत नहीं थी। दोनों ने बतौर वजीर आजम और वजीर खारजा अपने ओहदे की खिलाफ वर्जी की। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इमरान खान ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा जिससे दुश्मनों को फायदा हुआ। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुक को नुकसान पहुंचाया गया। फैसले मजीद कहा गया कि साइफर केस की समाअत के दौरान वकलाए सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। 17 माह की तहकीकात से साबित हुआ कि साइफर केस ताखीर से दायर नहीं किया गया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि दौरान समाअत इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई, हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की। अदालत की जानिब से फैसले में मजीद लिखा गया है कि इमरान खान की जिम्मेदारी थी कि बतौर वजीर आजम साइफर वापस भिजवाते। उन्होंने अब तक साइफर की कॉपी वापस नहीं की। तहरीरी फैसले में कहा गया कि अदालत बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 5(3)(a) और दफ़ा 51(c), 51(d) और 9 के तहत कसूरवार करार देती है। दोनों मुल्जिमान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 53(a) और ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 34 के तहत मुजरिम करार देती है। फैसले में मजीद कहा गया कि अदालत बानी पीटीआई को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 53(a) के तहत 10 साल कैद बामुशक्कत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 51(c) के जुर्म में 2 साल कैद बामुशक्कत 10 लाख जुर्माने की सजा सुनाती है। साइफर केस के तफसीली फैसले में मजीद बताया गया कि अदालत बानी पीटीआई को दफ़ा 51(d) के जुर्म में भी 2 साल कैद बामुशक्कत 10 लाख जुर्माने की सजा सुनाती है। और फैसले में बताया गया है कि अदालत शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाती है। अब ये फैसला, इस फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम ऑलरेडी चैलेंज करने का इंडिया दे चुकी थी। चैलेंज किया जाएगा। अगली हुकूमत के लिए माशी महाज पर सख्त मुश्किलात हैं। सप्लाई चेन में रुकावटों और मुख्तलिफ ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में इजाफा और बढ़ती महंगाई आने वाली हुकूमत के लिए दर्द सर होगी। स्टेट बैंक ने इसका एतराफ़ किया है कि बुलंद शरह सूद ने मार्कअप को बढ़ाया जिससे मुश्किलात कम होने की बजाय मजीद बढ़ी हैं। इसी तरह जो MOF आउटलुक रिपोर्ट है उसमें इस बात की तवक्को जाहिर की गई है कि माली साल 2024 की दूसरी छमाही के दौरान माशी सरगर्मियाँ मजबूत होंगी। दुरुस्त और दानिशमंदाना इक़्तिसादी पॉलिसियों के मुस्तकिल नफाज और मुल्की और बैरूनी दोनों महाज पर इस्तेहकाम से शरह नमू के मुतय्यन करदा अहदाफ की तकमील मुमकिन है। रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की गई है कि जल्द ख़राब होने वाली अशिया जैसे सब्जी और फ्रूट की बढ़ती हुई कीमतों के साथ साथ यूटिलिटी लागत यानी बिजली और गैस दोनों ने महंगाई के दबाव में इजाफा किया है। अब इस फोरकास्टिंग से लगता यह है कि ख़ास तौर पे इंटरेस्ट रेट्स जो बहुत हाई हैं, जो पैरिशेबल आइटम्स की कीमतें बहुत बड़ी हैं और यूटिलिटीज़ की कीमतें बहुत बड़ी हैं। हुकूमत के लिए चैलेंजेस तो होंगे, ख़ास तौर पे इस डोमेन के अंदर की जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है उसको कम किया जा सके और ये इंटरेस्ट रेट्स को कम किए बगैर मुमकिन नहीं है। तो आने वाली हुकूमत को बाहर सूरत इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाना पड़ेगा, मार्कअप को नीचे लाना पड़ेगा, तभी बिजनेस का पहिया चलेगा और अल्टीमेटली ये चीज़ें भी सस्ती मैसर आ सकेंगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।